धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आप सभी का आज के लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमारे पास आज लाइव में कई टॉपिक्स हैं, लेकिन उस सबसे पहले एक चर्चित टॉपिक है जो डेरे से संबंधित नहीं है, हजूर पिताई से संबंधित नहीं है, लेकिन समाज में चर्चित है। वो है कि पंजाब में एक सिंगर है, कोई शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला के नाम से ज़्यादा मशहूर रहे हैं। तो उनकी हत्या हुई है और उसको लेके बहुत सारा बवाल है। हालांकि बहुत सारे सत्संगी लोग भी जो सुनते होंगे उन्हें, तो वो भी उनकी हत्या को लेके आक्रोशित हैं और फ़ैन फॉलोइंग जैसे होती है कलाकार की, उस तरह से हमने भी थोड़ा कुछ लिखा है, लेकिन उस सब से हमारा मसला हजूर पिताई तक सीमित है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उस हत्याकांड से आपको सीखने को मिलती हैं, क्योंकि समझदार आदमी वही जो हर किसी की गलती से सीखे, अपनी गलती के अलावा सामने वाले की गलती से भी सीखे और अपने मुद्दों के अलावा और समाज में हो रहा है उससे भी सीखें। एक मशहूर कलाकार थे पंजाब के, उनकी हत्या हुई अभी, मूसेवाला सिंगर जो हैं। लेकिन इससे आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि पुलिस है या सरकारी एजेंसियां हैं या सब कुछ है, वो एक स्पेशल तरह की जांच कर रहे हैं। वो जांच ये है कि एक हथियार है जिस हथियार से हत्या की गई, और वो हथियार है AN-94। ऐसा कोई बंदूक है, एक ख़ास तरह की बंदूक है जिससे हत्या की गई है। और ये बंदूक पूरे विश्व में एक ही सेना इस्तेमाल करती है, वो है रूस की सेना। और रूस की सेना ही इस हथियार को बनाती है और वही इसका इस्तेमाल करती है। और ये हथियार इतना ज़्यादा आधुनिक है भी 1 मिनट के अंदर 1800 गोलियाँ दाग सकता है। चलो, ये एक कहानी कह लीजिए। और ये वारदात की जो चीज़ें हैं, हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। देश में आज हर व्यक्ति, हर पुलिस अधिकारी जो भी कंसर्न्ड इस केस से हैं, वो इस केस में लगे हुए हैं भी आखिर रूस की सेना से ये हथियार इंडिया में आया कैसे। रूस तो भारत का दोस्त है, तो क्या रूसी गैंगस्टर भी या रूस में भी कोई इस तरह का गैंगस्टर है, या इंडिया का गैंगस्टर रूस में भी पकड़ रखता है। मतलब ये सब कुछ हुआ कैसे, एक तरह से वो इस चीज़ की ताक में है। हमारा यहाँ इस मसले को जिक्र करने का मकसद क्या है कि कोई भी घटना गर्म है, कोई भी घटना पहली बार जब होती है तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती है। कभी समय रहा होगा अभी AK-47 नाम की राइफ़ल से किसी की हत्या हुई होगी पहले कभी, उस समय AK-47 भी बहुत चर्चा में आई होगी। उससे पहले किसी और हथियार से हुई होगी तो वो भी चर्चा में आई होगी। लेकिन आज AK-47 से अगर किसी की हत्या हो जाए तो ये आम सी बात है। किसी के पास AK-47 2 नंबर में आ जाए तो भी ये आम सी बात है, लेकिन AN-94 नहीं आ सकती, ये ख़ास बात है। समय के साथ हो सकता है ये भी आम सी बात लगने लगे भी AN-94 भी आ सकती है। मसला क्या है भी, एक दुनिया है जो कानूनी दुनिया या व्यवस्थित ढांचा जो सरकारों का या सिस्टम का होता है, उस सबसे ऊपर उठकर भी चलता है। उसकी कोई रेंज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। किस हद तक कौन सा गैंगस्टर या कौन सा अपराधी किस लेवल पे काम कर रहा है, कोई आइडिया नहीं है। तो साउंड ज़्यादा लग रहा है आपको, साउंड अभी बंद तो नहीं हो सकता, चलो थोड़ी देर बंद कर देते हैं। तो किस हद तक ये काम हो सकते हैं, ये मतलब आपको एक सैंपल के मतलब एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं भी, जिसकी कल्पना किसी भारत देश की सेना ने भी नहीं की, बड़ी से बड़ी सुरक्षा एजेंसी ने नहीं की, और छोड़िए पाकिस्तान चाइना जैसे देशों ने भी नहीं की होगी भी ये हथियार रूस से इंडिया के गैंगस्टरों के पास पहुंच जाएगा। तो अंदाज़ा लगाओ कि कोई भी अपराध में बड़ा हुआ आदमी किस हद तक जा सकता है। अब आइए, आप जब हम डेरा से संबंधित या हजूर पिताई से संबंधित कोई बातचीत करते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर हम उस सिंगर को देखें, उस सिंगर की ज़िंदगी को देखें, तो क्या जब कोई आदमी ऊर्जा में जोश में दौड़ता है,
जब वो दौड़ता है तो वो एक तरफ टक्कर मारेगा, दूसरी तरफ टक्कर मारेगा, मारते मारते वो अपना रास्ता बनाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से वो सही राह पकड़ लेता है। हर जो आदमी तलाश में निकलता है वो कई बार गलत रास्ते भी चढ़ता है, फिर सही भी चढ़ता है, फिर गलत चढ़ता है। लेकिन क्या उसका गाइड सही हो, उसके पास गुरु हो, उसका कोई उसके ऊपर किसी संत का आशीर्वाद हो, तो वो सही मार्ग पे आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी हो पाता। अगर हम ये सिंगर की जीवन गाथा पढ़ते हैं तो वो भी एक ऊर्जावान व्यक्ति है जो इतनी कम उम्र में इतना नाम कमा गया, और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में रास्ता तलाश रहा था, और तलाशते तलाशते सही रास्ते पर भी आ रहा था, जिस तरह से हम देखते हैं। अब ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी गई, क्यों? क्योंकि उसके हो सकता है सपने अच्छे हों, वो पंजाब के लोगों के लिए अच्छा सोचता हो। कुछ समय पहले एक पंजाब का एक और कलाकार थे दीप सिद्धू, उसकी भी हत्या हुई थी। वो भी सुनने में आया था, उनके बारे में भी पता चला कि वो भी पंजाब के लिए कुछ अच्छा सोचते थे। मतलब जब आप समाज के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचते हो, जब ऊर्जावान होते हो, ऊर्जा होती है आप में, तो क्या है कई बार ऊर्जा में हम चमकते ही चीज़ को पकड़ लेते हैं, भी हाँ ये बंदा उठ रहा है, इसे पकड़ लें। तो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट हमारा तो बहुत छोटा सा कैंपेन है, लेकिन इस कैंपेन में जब हम चले तो हमारे साथ भी ऐसे लोग आए। हमें लगा यार समाज में बड़े चमकते सितारे हैं, इन्हें पकड़ लें, ये हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो हमें और बल मिलेगा, हमें और अच्छा होगा। समय के साथ वो चमकते सितारे मतलब फटे हुए जूतों से भी बेकार थे। लेकिन क्या है कि जब हमें समझ आया तब 1 साल 2 साल 3 साल निकल चुके थे। तो आज जिन्हें हम सितारे समझ रहे थे, आज उन जैसे लोगों को हम देखना मिलना उनसे पसंद नहीं करते, कि हमारा खुद का लेवल उतना ऊपर उठ गया कि हम उन लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। एक समय था जब हम भी उन पर डिपेंडेंट थे। कुछ इसी तरह ही होती है लड़ाई संघर्ष, सच का रास्ता जब आप ढूंढते हैं। हजूर पिताजी तो बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे थे, इतना बड़ा स्केल था कि उसमें 100-200 सिद्धू मूसेवाला भी समाज आए तो कम कहेंगे, मतलब वो कम है बात। इतने बड़े स्केल पे काम कर रहे थे। जब एक सिंगर को जो कोई समाज सुधारक नहीं था, वो कोई समाज को मतलब एक तरह से ऐसा नहीं है भी कोई अलग से ऊर्जावान दिशा दे रहा था अभी, लेकिन क्या उस रास्ते पे धीरे धीरे आने लगा था, तो वहीं उसे मार दिया गया। ऐसे ही उससे पहले एक और कलाकार था। हजूर पिताजी का तो बहुत बड़े स्केल पे काम था। तो क्या अपराधी छोटे लेवल की सोच के चलता है? अगर आप सोचो भी क्या अभी जब एक व्यक्ति इतने बड़े लेवल तक जा सकता है एक सिंगर को मारने के लिए, एक कह लो भी रॉक स्टार लेवल का व्यक्ति जिसका प्रभाव है, और वो उसको मारने के लिए, तो क्या हजूर पिताजी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी ने कोई लेवल इस्तेमाल नहीं किया? वो अलग बात है, अभी संत सच्चे हैं और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लगना चाहिए भी किस लेवल तक लोग, जो बुराई के लोग हैं, वो किस लेवल तक जा सकते हैं। और जब एडम ब्लॉक के 39 मेंबर ही सारे साथ मिले हों, तो क्या वो नहीं जाएंगे किसी भी हद तक? अगर आपको नहीं लगता तो एक मैसेज है जो आज सुबह से ट्रेंड में चल रहा है। मैसेज मेरे पास भी आया है। तो क्या हमने आज का टाइटल रखा है भी नए प्लेयर मैदान में उतरे तो स्वागत नहीं करोगे नए खिलाड़ियों का। तो मैसेज है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, प्यारी साध संगत जी, हमें सुनने में आया है कि हमारा नाम लेकर आप लोगों से परमार्थ इकट्ठा किया जा रहा है। ये मैसेज शाही परिवार की तरफ से डाला गया, और ये हमने भी कंफर्म किया है कि ये वाकई में शाही परिवार की तरफ से डाला गया। उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे भी ये मैसेज लगा हुआ है। इट मीन्स ये उनकी सहमति में डाला गया है। अब इस मैसेज को सुने। हमें सुनने में आया है कि हमारा नाम लेकर आप लोगों से परमार्थ इकट्ठा किया जा रहा है, जबकि हमने कभी भी किसी को भी व किसी भी काम के लिए परमार्थ इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा। अब आप ये सुनते चलिएगा और पिछले 5 साल को टटोलते चलिएगा, जबकि मतलब हमारे नाम से परमार्थ इकट्ठा हो रहा है, जबकि हमने कभी भी किसी को भी किसी भी काम के लिए परमार्थ इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा। मतलब शाही परिवार की तरफ से कभी परमार्थ की डिमांड ही नहीं हुई। तो फिर एडम ब्लॉक की वो बहनें क्या जवाब देंगी, या यूथ वीरांगनाओं की बहनें इस बात का भी जवाब दो कि जो पैसा उन्होंने मांगा शाही परिवार के नाम से, कि भी परिवार के गहने गिरवी रखे गए, परिवार की ज़मीन गिरवी रखी गई, तो वो पैसा किसने मांगा? और ये 2018 से चल रहा है, कोई आज से नहीं चल रहा है।
उस समय से ये बात से पैसा मांगा जा रहा था। और लेकिन अब जब परिवार कह रहा है भी हमने तो कभी भी नहीं मांगा, तो फिर अब ये बात आज जब निकल के आ रही है तो आगे सुनिए। अतः आप ऐसे लोगों से बचकर रहें। अगर किसी ने हमारा नाम लेकर आपसे प्रमाणार्थ मांगा है या हमारे नाम से आपसे प्रमाणार्थ ले लिया है तो उस व्यक्ति की पूरी डिटेल व आपकी पूरी डिटेल इस नंबर पर मैसेज कीजिए। एक नंबर दिया गया है 79,882,00,526, इस पर कीजिए, जिसकी पूरी इंक्वायरी करके आपसे संपर्क करेंगे। व कुछ शरारती लोग आप अपने स्वार्थ के लिए गुप्त मीटिंग करके हमारे बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं, वह आपको गुमराह कर रहे हैं। हमारी आपसे विनती है कि आप सावधान रहें। अगर हमारा कोई पक्ष होगा तब हम खुद आपके सामने रखेंगे। हमारे बारे में गलत बोलकर आपको गुमराह करने वाले व हमारी छवि खराब करने वाले की अगर आपको कोई जानकारी है, आप हमें मैसेज करें ताकि उन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। सुनने में यह भी आया है कि आपसे हमारे बारे में कहा जा रहा है कि हमने विदेशों में कारोबार व घर व्यवस्थित कर रखे हैं, जो कि सरासर झूठ है व इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। हमें पता है कि अब यह शरारती लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हमारे इस मैसेज को भी रोकने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। हमारी प्रार्थना है कि आप यह संदेश सब तक पहुंचाएं। इस कठिन समय में हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। द्वारा माता नसीब कौर इंसान, जसमीत सिंह इंसान, चरणप्रीत इंसान व अमरप्रीत इंसान। हानिप्रीत इंसान इसमें नहीं लिखा है। अब ये मैसेज वाकई में शाही परिवार की तरफ से आया है। अब इस मैसेज के मायने समझिए और इस मैसेज को कैसे आप लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इससे आपको परिवार की मानसिकता भी दिखाएगी। पहला ये भी, अगर आप इस फ़ोन नंबर पे मैसेज कर देंगे भी इस व्यक्ति ने हमारे से पैसा लिया है या हमारे से पैसा मांगा है, तो क्या परिवार इस स्थिति में है उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दे? मतलब परिवार इस स्थिति में है? मेरा मानना है, जितना मैं परिवार को समझता हूँ, कि वो इस स्थिति में कतई भी नहीं है। अगर होता तो मैं इस कैमरे पे ओपन बोलता हूँ कि मैं मैसेज छोड़िए, जानकारी छोड़िए, HD के अंदर वीडियो दिखा दूंगा कि परिवार के नाम से 50-50 लाख रुपया कैसे मांगा जाता है। लेकिन क्या वो सक्षम हैं या वो कोई इतनी जहमत उठाएंगे उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए? तो ये एक सवाल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्हें ये जानकारी हमारे द्वारा नहीं दी गई। लेकिन चलिए ये कह सकते हैं भी एक मतलब वरना वाली सिचुएशन है। भी अगर नहीं किया तो मतलब कर रहे हैं तो वरना हम ये कर देंगे, एक तरह से अदरवाइज कह सकते हैं, हम ये कर देंगे। उसके बाद अब आप जानकारी दें तो उनको कोई जानकारी दे, कैसे दे? मैं जानकारी देता हूँ। अब इन दिनों हर ब्लॉक में नामदर्शा घर या डेरा जिस इलाके में है, उनसे अलग एक मैरिज पैलेस या धर्मशालाएं बुक की जाती हैं। वहाँ पे बाकायदा ज़बरदस्ती फ़ोन रखवा लिए जाते हैं। सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनको पता है भी ये बेवकूफ़ हैं और इनसे पैसा लिया जा सकता है, उनसे पैसा मांगने के लिए वहाँ बुलाया जाता है। अब बेस क्या है? बेस ये है कि परिवार चला है विदेश और विदेश चला है और उनकी कोठियाँ बिकाऊ। अब उनकी कोठियाँ बिकाऊ हैं, लेकिन साथ संगत में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे खरीद सके, इसलिए वो कोठियाँ मनमुख लोग खरीद रहे हैं। सुनिए आप पूरी बात में, वो कोठियाँ मनमुख लोग खरीद लेंगे। जब मनमुख लोग खरीद लेंगे तो डेरे में मनमुख लोगों की एंट्री हो जाएगी। तो बेटर है भी आप एडम ब्लॉक को पैसा दे दें। ये एडम ब्लॉक का कहना है कि बेटर है कि आप हमें पैसा दें ताकि हम ही वो प्रॉपर्टी खरीद लें। अब समस्या ये भी, क्या शाही परिवार इस बात से इनकार करे कि वो कोठियाँ बेचना चाहता है या नहीं चाहता? और अगर चाहता है तो क्या एडम ब्लॉक को वो प्रॉपर्टी बेचने में इंटरेस्टेड है, अपनी कोठियाँ बेचने में या नहीं? क्योंकि इसमें क्या है, गोलमाल है। गुप्त मीटिंगों में जो उनका नाम लेके सब कुछ चल रहा है वो मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताता हूँ कि क्या शाही परिवार ये स्पष्ट करेगा कि वो कोठियाँ बेचना भी चाहता है या नहीं। और अगर बेचना चाहता है तो क्या एडम ब्लॉक को बेचना चाहता है, और क्या अगर एडम ब्लॉक खरीदना चाहता है
तो वो पैसा एडम ब्लॉक कहाँ से लेकर आएगा? वो पैसा साथ संगत से ही मांगा जाएगा। तो क्या शाही परिवार उस पैसे को लेने के लिए तैयार है जो पैसा एडम ब्लॉक शाही परिवार के लिए मांग के साथ संगत से शाही परिवार को देगा? और अगर शाही परिवार ये कोठियां बेचेगा तो रजिस्ट्री किसके नाम पे करेगा? डेरा के नाम पे करेगा या किसी व्यक्ति के नाम पे करेगा? तो ये सारी चीज़ें, हालांकि इसमें गोलमाल हैं, तो हम आपको स्पष्ट तौर पे बताते हैं। दूसरा ये कि बंद कमरों में मीटिंगें ले कौन रहा है? वो 45 मेंबर ले रहे हैं, एडम ब्लॉक के लोग ले रहे हैं, वो सत ब्रह्मचारी, गुरु ब्रह्मचारी बहनें ले रही हैं ये सारी मीटिंगें। तो फिर इसका सीधा सीधा अर्थ है भी एडम शाही परिवार ने एडम ब्लॉक को खुद से अलग कर दिया है पूरी तरह। दूसरा, इस चिट्ठी, इस जो मैसेज है, एक पोस्टर बनाया गया है, इसमें कहीं भी बहन हनीप्रीत का नाम नहीं है। बहन तो क्या कहें उसे, हनीप्रीत का नाम नहीं है। तो इट मीन्स जो क्या 9वीं चिट्ठी हजूर पिताजी ने लिखी थी, क्या वो झूठी थी? मतलब चिट्ठी तो झूठी होगी ना। अभी कल परसों किसी का फ़ोन आया, बोला भी चिट्ठी क्या है, ये वो बला डिंगड़ा जो भी है। तो सीधा सीधा समझने की कोशिश करो। संत वचन क्या है? संत वचन युगों युगों तक सच रहता है। संत ऐसे फालतू वचन करते ही नहीं है ना भी ये आदमी की लड़ाई बज रही है, जिसकी सुलह हो गई, वो तो युगों युगों तक सच रहता है। यहाँ युग छोड़िए, यहाँ पे हफ्ता नहीं निकला, युग तो बहुत दूर की बात है। तो जब संत का वचन हो तो सच्चा हो, है ही नहीं, सच्चा कैसे हो जाएगा? अब बहुत से किस्से आपने सुने होंगे, पिताजी ने किसी को प्रसाद दिया, 4th स्टेज का कैंसर ठीक हो गया, कुछ भी दिया ठीक हो गया। यहाँ पे काढ़ा लिख के दिया, अगले दिन काढ़े की मात्रा खराब हो गई। तो अगर पिताजी ने लिखा होता, तो जहर भी लिखा होता तो वो भी असर करता। जोन से 45 नंबर कुछ ज़्यादा ही पागलपंथी में काढ़ा पी रहे थे, वो स्वर्ग से जा गए, या जहाँ भी गए तो गए। कुछ सत ब्रह्मचारी भी गुजर गए उस काढ़े को पीने वाले। तो फिर काढ़ा कैसा हो गया? मतलब क्या है कि आप ये मान लेंगे भी संतों का वचन झूठा होता है। अलग बात है भी जिस वचन को पूरा होने में देरी होने लगे तो लोग मानने लगते हैं भी वचन ही झूठा था। लेकिन क्या है, अब आदमी का संयम नहीं है, वो उससे नहीं सब्र होता, वो उतावला ज़्यादा होता है। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं। अब इसमें और क्या क्या है भी, विदेशों में उन्होंने अपने व्यापार व्यवस्थित कर रखे हैं जो सरासर झूठ है, और इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। हालांकि एक मैसेज और शाही परिवार की तरफ से चल रहा है, शाही परिवार के नाम पे चल रहा है कि जितना भी पैसा आज तक 4 साल में इकट्ठा हुआ है वो शाही परिवार लेके भाग रहा है। उनको जानकारी हो ना हो, लेकिन हमें तो है। मतलब क्या है कि आज तक जितना पैसा 45 मेंबर आपसे लूट के खा गए, अब वो शाही परिवार के खाते में डाल दिया जाएगा कि भैया वो लेके भाग गए, हमें नए सिरे से पैसा देना शुरू करो। हालत ये है कि एक ब्लॉक से 50 लाख कम से कम और 1 करोड़ या 1.25 करोड़ तक भी इकट्ठा हो रहा है। और किस स्पीड से हो रहा है आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पहले ये कोई बादाम का प्रसाद खिलाएंगे, फिर काजू का, फिर मिश्री का, और साथ साथ ही आपको नाम चर्चा में बुला लेंगे। नाम चर्चा की हालत यह है भी नाम चर्चा छोड़ के वहाँ शुरू होएंगे, मान लो दोपहर 12 बजे से शाम को 5-6 बजे तक 6-6 घंटे बिठाए रखेंगे भी जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक जाने नहीं देंगे। तो इस तरह से मतलब एक तरह से मतलब आपको उसमें कि कैद सा करके आपसे पैसा, एक एक्सटॉर्शन कहते हैं इसे। मतलब क्या है, वो गैंगस्टर तो वैसे ही बदनाम है, उनको ये तरीका नहीं आया, वरना वो तो उनसे बड़े गैंगस्टर तो ये हैं। गैंगस्टर भी अपराध करता है, एक्सटॉर्शन करता है, वो भी पैसे के लिए करता है ना। उनसे बड़े गैंगस्टर तो ये हैं जो सफ़ेद पोश होकर लूटते हैं। तो खैर ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। अब आप इस स्थिति में आइए कि जो लोग आपके सामने शाही परिवार का राग अलाप रहे थे, तो आज उनके लिए शाही परिवार गलत कैसे हो गया? जो शाही परिवार की दुहाई देके हमें गलत बोल रहे थे, तो आज वही शाही परिवार को गद्दार बोलने लगे। और इतना बोलने लगे भी शाही परिवार ने कभी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के खिलाफ कोई मैसेज निकाला है कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट शाही परिवार को बदनाम कर रहा है या शाही परिवार को झूठा बता रहा है या भ्रष्ट बता रहा है? तो उन्होंने एडम ब्लॉक के खिलाफ ये मैसेज क्यों निकाल दिया? आपको इसमें लिखा है कि स्वार्थी लोग इस मैसेज को रोकेंगे। तो स्वार्थी लोग कौन हैं? IT विंग के लोग इस मैसेज को रोक रहे हैं सर्कुलेट होने से। तो फिर स्वार्थी लोग कौन हुए? IT विंग। अब आप एक बात मान लें, क्या या तो एडम ब्लॉक सही है या शाही परिवार सही है। मतलब आपके सामने अभी 2 पहलू दिखने लगे हैं, या हनीप्रीत सही है या माता जी सही हैं। तो आप किसको सच्चा मानेंगे, किसको नहीं? और अगर आप मान भी लें, मान लो माता जी सच्चे हैं, तो आप करेंगे क्या?
तो आप इतनी हिम्मत दिखाएंगे भी हनीप्रीत के खिलाफ खड़े हो जाएं? क्या है कि तमाशबीन है, सीधी सी भाषा में कहें कि ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एक न्यूज़ की तरह है। मान लो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है और उस हत्या के बाद हर न्यूज़ चैनल एक तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो खोले बैठा है। वो इस तरह से न्यूज़ परोस रहा है कि भी जैसे सबसे पहले खबर उसी को मिल रही है, जांच अधिकारी वो खुद है। तो इसी तरह कुछ यहाँ है कि एक तरफ परिवार का ये अब शुरू हो गया है काम, और एक तरफ एडम ब्लॉक 45 नंबर तो चल ही रहे थे, हनीप्रीत का चल ही रहा था ड्रामा। तो उस सब के बीच आप क्या हैं? आप तमाशबीन हैं या वाकई में किसी के पक्ष में हैं? मतलब जो सिद्धू मूसेवाला के पक्षधर थे वो तो उनके अंतिम संस्कार पे भी गए और लाखों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन जो तमाशा देखने वाले हैं, जिनके लिए कोई मायने नहीं रखता उसका जीना या मरना, वो तो न्यूज़ देख रहे हैं, बस उनको रोमांच दिख रहा है। तो क्या आपके लिए भी ये रोमांच है कि भाई शाही परिवार जा रहा है, अच्छा ये है वो है ये है वो है? नहीं। तो लेकिन इस रोमांच में आपको रोमांच तमाशबीन रहना है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप वाकई में आपका कोई असूल है ज़िंदगी का, या किसी तरह से आप सोचते हैं असूल, कोई आपने जीवन में कोई भी असूल बनाया, कोई भी ऐसा है, तो फिर आपको एक तरफ होना पड़ेगा। और होने का मतलब ये है कि आपको मजबूती से होना पड़ेगा। मतलब कहते हैं कि एक छोटे से बच्चे की साइकिल का भी स्टैंड होता है, तो आपको वो स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ये मसला है शाही परिवार से संबंधित। और कुछ और चीज़ें आपको बताएं, हमारे पास एक लिस्ट आई, और लिस्ट आई राजस्थान के किसी ने भेजी है, और भेजने वाला भी कोई 45 नंबर ही है। उसने क्या है कि एक लिस्ट भेजी है, और उस लिस्ट में आया है कि राजस्थान की साध संगत से करीब करीब 565 टन, 565 टन कितना हुआ मालूम है? 565,000 किलो, ठीक है, 5,65,000 किलो गेहूं पंजाब राजस्थान की साध संगत से इकट्ठा किया गया है। साथ साथ लगभग 550 टन, मतलब 5,50,000 किलो तूड़ी भी इकट्ठा की गई है। आपको पता है तूड़ी आज की डेट में जो भूसा होता है, अगर जो शहरी लोग हैं उनको बता दें कि जब आप कभी हाईवे पर निकल तो आपको बड़े बड़े ट्रैक्टर, मोटे मोटे ट्रैक्टर दिखते हैं भूस से भरे हुए, उसे तूड़ी कहते हैं। और ये एक तरह का ईंधन है, मतलब क्या है, ईंधन फ्यूल है, जो थर्मल प्लांट्स में बिजली पैदा करने वाले या ईंट के भट्ठे वाले होते हैं, तो वो लोग खरीदते हैं इस ईंधन को, और इस ईंधन की बहुत डिमांड है इस बार, क्योंकि बिजली संकट है देश में और कोयला ख़त्म हो रहा है। ऐसे में जो भूस है, ये भूसा है जो इसे तूड़ी कह देते हैं, इसकी डिमांड सरकार ने रखी हुई है। हरियाणा पंजाब में तो इसको प्राइवेट बेचना ही बैन है। ऐसे में 550 टन तूड़ी राजस्थान की साध संगत से किस लिए इकट्ठा की गई है, ये समझ में नहीं आ रहा है। भी ना तो डेरा कोई थर्मल प्लांट चलाता है, ना ही डेरा कोई ईंट का भट्ठा चलाता है, तो फिर ये तूड़ी 550 टन खाएगा कौन? इतने तो पशु भी नहीं है। और अगर पशु हैं तो उनका सारा सामान तो बेचा जा रहा है, तो वो तो सामान आप खरीद सकते हो। फिर ये सारा किस लिए है? तो पड़ताल करने पे पता चला कि अब जब 45 नंबरों से पूछा भैया किस लिए इकट्ठा किया इतना सब कुछ, भी कहाँ गया है ये, तो उसमें उन्होंने बताया जी ये सारा जो अनाज है इसमें से ज़्यादातर तो गुरसर मोडिया जो स्कूल कॉलेज बने हैं उनको गया और हॉस्पिटल को गया। जब स्कूल कॉलेज में बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे स्कूल की हॉस्टल की फ़ीस देते हैं और फीस में अनाज की फ़ीस भी देते हैं, तो फिर अनाज की फ़ीस से अनाज ख़रीदा जा सकता है। जो पैसा आपको संगत से ही मिल रहा है उस पैसे से आप अनाज खरीद के बच्चों को खिला सकते हो, और आप प्रॉफिट में ले रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो फिर दान के पैसे का अनाज क्यों खिला रहे हो? मतलब आप बच्चों को भी जहर परोस रहे हो, या दोनों तरफ से है भी, संगत से फ्री में अनाज लेके वो अनाज बच्चों को बेच रहे हो, मतलब एक तरह से आगे से आगे। अब आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए, 5,65,000 किलो गेहूँ क्या एक साल में खा जाएंगे बच्चे? कितने बच्चे हैं गुरुसर के अंदर? वो 100 टन भी खा जाएं तो वो भी बहुत बड़ी बात है, 100 टन भी नहीं खाया जाएगा। तो अंदाज़ा लगाइए भी इतना गेहूँ क्यों इकट्ठा। और ये सिर्फ राजस्थान का है, राजस्थान में तो गेहूँ बहुत कम मात्रा में पैदा होता है, ज़्यादातर हरियाणा पंजाब में तो इससे बहुत ज़्यादा गुना। मतलब क्या है कि लालू प्रसाद यादव पे चारा घोटाले का आरोप लगा था, मतलब वो तो कब्र में घुस के भी मुंह छुपा ले कि भैया मैं तो बहुत छोटा, मेरे ऊपर आरोप लगा था, ये तो भाई साहब मेरे बाप के भी बाप हैं।
तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस लेवल पे काम हो रहा है और कितना हो रहा है। असल में क्या हम आपको बताएं, असल में ये है कि विदेशी बाज़ारों में गेहूं ख़त्म हो रहा है और ख़त्म हो रहा है तो वो गेहूं का रेट बढ़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, लेकिन भारत सरकार ने गेहूं एक्सपोर्ट करने पे बैन लगा दिया है। लिमिटेड लोगों के ज़रिए गेहूं एक्सपोर्ट हो सकता है जिनके पास कोई स्पेशल लाइसेंस है। अभी तक हालांकि वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, बैन लगा हुआ है, लेकिन बाज़ार में रेट बहुत ज़्यादा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 4400 रुपये क्विंटल गेहूँ चला गया है। तो आप अंदाज़ा लगाओ भी 4400 रुपया क्विंटल गेहूँ चला गया और उसमें इतना गेहूँ जब जाएगा, मतलब 5650 क्विंटल गुना 4400, तो इतना जब गेहूँ गया तो ये बिकेगा बाज़ार में। और ये पैसा एडम ब्लॉक आपके दान किए हुए गेहूँ से कमा रहा है, ये संगत को नहीं खिला रहा है। आज शासत नाम जी धाम की हालत ये है, शाह मस्ताना जी धाम की, आप एक रात रुक जाइए और अगर दूसरी रात रुकेंगे आप डेरे में तो आपको उठा के बाहर फेंकने वाले लोग आ जाएंगे। आप पंडाल में दूसरी रात रुक के दिखाइए और उसके बाद आप 2 लंगर से तीसरा लंगर फालतू लेके दिखाइए। हालत क्या है कि लंगर तक छीन लेते हैं आपके हाथ से जब आप डेरे में 1 रात या 2 रात रुक जाते हैं। और इन हालातों में डेरा चल रहा है, क्यों? क्योंकि यही गरीबी दिखा के आपसे जो 565 टन जब गेहूं खरीद लिया या दान में ले लिया, तो क्या वो डेरे में आए लोगों को लंगर क्यों नहीं खिला रहे? फिर उन्हें रुकने क्यों नहीं दिया जाता पंडाल के अंदर? मतलब ये हालात पैदा हैं और दूसरी तरफ लूट पे लूट मचाई हुई है। तो खैर ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको अंदाज़ा लगे भी किस लेवल पे AN-94 जब एक गैंगस्टर खरीद सकता है तो ये गैंगस्टरों के बाप हैं। तो ये किस लेवल पे नीचे, उनके तो गैंगस्टरों के भी असूल होते हैं, कम से कम वो दबंगई तो रखते हैं। ये लिच्चड़ हैं, गलीच हैं, जो गिरते चले जाते हैं और किसी भी हद तक गिर के, मतलब क्या लो भी, अगर भिखारी के घर में भी थोड़ा बहुत गेहूँ पड़ा होगा फिर उनको दिख जाएगा तो वो भी उठा के ले आएंगे। ये इस लेवल पे है। अब आगे है कि देश में बहुत सारी अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं, अलग अलग तरीके से घट रही हैं। तो उन घटनाओं को जब आप गौर से देखेंगे और उसके बाद आप ये समझें भी आखिर ये सैकड़ों करोड़ रुपया, आप अंदाज़ा लगाओ भी लगभग 700 ब्लॉक हैं पंजाब में, इंडिया में लगभग 700 ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक से कम 50 लाख रुपया इकट्ठा हो रहा है। तो कम से कम भी माने तो पिछले 1 से 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर एडम ब्लॉक 350 करोड़ रुपया इकट्ठा कर चुका है। अब 350 करोड़ रुपया किस काम के लिए? डेरा में हॉस्पिटल है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सब कुछ है। उन सब में जो कुछ भी खर्चा हो रहा है वो कमा रहे हैं, वो प्रॉफिट कमाने के लिए है। वहाँ किसी गरीब का इलाज ना तो मुफ्त होता है, ना किसी गरीब के बच्चे को मुफ्त पढ़ाया जाता है। तो अगर पढ़ाया जाता तो उसका खर्चा भी साथ संगत उठाती है, वो फ्री में नहीं पढ़ाते हैं। डेरा फ्री नहीं करता है। अब पहले पिताजी के रहते बहुत से बच्चे फ्री पढ़ते थे, लेकिन अब नहीं है। अब तो सैकड़ों की तादाद में फ्री बच्चे पढ़ते थे जब पिताजी के होते थे। अब ऐसा नहीं है। तो फिर ये 350 करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है? तो जब देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटने लगे हैं और एक तरफ एक संस्था धर्म के नाम पे 2-2 महीने में 350 करोड़ निकाल जाए, तो फिर इतना पैसा क्या किसी अपराध में इस्तेमाल नहीं होगा? और कल को जब ये कोई अपराध पकड़ा जाएगा तो क्या पैसा देने वाला नहीं फंसेगा? बिग कॉमन सेंस लगाइए। कल आप जब 5-5 लाख रुपए जो यहाँ एडम ब्लॉक में आके जमा करवा के जा रहे हैं, एडम ब्लॉक के लोग ही मैं बता रहे हैं जो एडम ब्लॉक के अंदर बैठे हैं, बोला जी 5-5 लाख रुपए की दे के जाते हैं लोग, यहाँ जमा करवा के जाते हैं। और हमने आपको बताया था एक छछुंदर एडम ब्लॉक में बैठी है, उसको जमा करवा के जाते हैं। तो क्या कर रहे हैं वो उस पैसे का? आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पैसा अपराध की बेसिक नीड है और इस पैसे से बहुत कुछ हो रहा है। कितने लोगों की जान जा रही है, कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं, कितने घर तबाह हो रहे हैं। और ये तो अब तो स्पष्ट तौर पे ये भी दिखने लगा है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तो एडम ब्लॉक की तो वैसे चांदी हो गई है कि वैश्यावृत्ति करोगे तो कोई छेड़ेगा नहीं। तो अब तो एडम ब्लॉक वैसे खुश होगा 45 मेंबर भी, चलो एक कानून तो उनके हक में पास हो गया सुप्रीम कोर्ट से भी, हमें पुलिस तो नहीं पकड़ेगी एटलीस्ट, इतना भी हम गंद मचाएं यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ें हैं, अपराध है और बहुत बड़े स्केल पे है। निगरानी समिति थी, वो अक्सर बोला कर, उनका बोलना शुरू, जब उन्होंने बोलना शुरू किया कि भाई डेरे के अंदर नशा सप्लाई होने लग गया है, डेरे के अंदर चिट्टा सप्लाई होने लग गया है, तब निगरानी समिति की पूरी समिति को डेरे से निकाल दिया गया
किस लिए? ताकि ये चीज़ें ना पकड़ी जाएं। तो कौन से डेरे की ओर दौड़ रहे हैं और कौन से सच की तलाश में आप दौड़ रहे हैं, जहाँ नशे की स्मगलिंग हो रही है, जहाँ अपराध के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है, चाहे धर्म के नाम पे गरीब लोगों को लूट लूट के घर भरे जा रहे हैं, जहाँ दान में दिया हुआ अनाज भूखे लोगों को ना देकर बेच के उसे पैसा कमाया जा रहा है। मतलब किस लेवल पे आप एक्सपेक्ट करेंगे भी ये कौन सी दिशा में आप इन लोगों का साथ देने निकले? क्योंकि आपको लगता नहीं भी इस पाप में आपको इस पाप का फल नहीं मिलेगा, और कल को अगर ये गुनाह किसी अपराध के तौर पे सामने आएंगे तो क्या आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी इस चीज़ की? और अगर होगी तो कब तक भागेंगे? तो खैर, जब हो जिस तरह से भी होगी तो आप तैयार रहिए। ख़ास तौर पे वो लोग जो सिरसा के अगल बगल में रहते हैं, मतलब जो सिरसा के आसपास रहते हैं। सिरसा के आसपास का मतलब जो डेरा के आसपास, डेरे की कॉलोनियों में रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का काम यही लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को मूर्ख यही के आसपास रहने वाले लोग बनाते हैं। और जब साथ संगत बयान देना शुरू करेगी, जब देगी, तो वो किसका सहारा लेगी? वो आप सतब्रह्मचारियों का, गुरु ब्रह्मचारियों का, आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का हवाला देगी। और इसका रिजल्ट ये है, जो आखिरी बात आपको मैं बताता हूँ, फिर हम फ़ोन कॉल पे मैन वीरपाल जी को लेंगे, कि चलो इससे पहले एक पॉइंट और रह गया। अभी जनहित याचिका 1 जून को सुनवाई थी जनहित याचिका में, लेकिन क्या है कि जैसे लग रहा है अभी कोर्ट अभी सुनवाई करने से बच रही है, और वो उसमें जनहित याचिका में अभी सुनवाई हुई नहीं है, और उसमें 20 जुलाई अगली तारीख कोर्ट की तरफ से दी गई है। लेकिन उस 20 जुलाई में भी जनहित याचिका का अभी कोई जिक्र नज़दीक दिख नहीं रहा है। उसके बाद जो भी आपको बताया भी, जिस तरह से अपराध पनप रहा है, सब कुछ पनप रहा है और आसपास के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, उसका रिजल्ट ये है कि हमारी जानकारी में आया है भी एक मुकदमा हाई कोर्ट पहुंचा है एडम ब्लॉक के खिलाफ। और ये मुकदमा पूरी डिटेल हमें नहीं पता है, पर ये मुकदमा जो बड़े बड़े 45 मेंबर हैं, 2-3 सतब्रह्मचारी हैं और गुरु ब्रह्मचारी हैं, उन सबको लेके पहुंचा है ये मुकदमा। पूरी डिटेल हम कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की, लेकिन जितनी हमारी जानकारी है, ये लोकल सिरसा के किसी व्यक्ति ने मुकदमा किया है। और हो सकता है कभी इस पर अभी छुट्टियां हो जाएंगी हाई कोर्ट में, शायद जून जुलाई में कभी सुनवाई हो इसमें, या पता नहीं ये मुकदमा अभी रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। जितनी जानकारी हम तक पहुंची है भी ये किसी ने मुकदमा दर्ज किया है, और इसमें सतब्रह्मचारियों पे, गुरु ब्रह्मचारियों पे, बड़े बड़े 45 मेंबरों पे ये मुकदमा है। और इस मुकदमे में जितनी जानकारी हमें है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम और जो अब सामने आ सकती हैं। हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी हम इसकी जानकारी जुटा पाएँ उतनी जल्दी जानकारी जुटाएं और आपको बताएं, क्योंकि जब आप फंसने लगेंगे ना, कोर्ट का क्या है, अगर आपको लगता है कि बहुत से लोग, देखो क्या है, आजकल मार्केट में जाओ आपको हर बंदे का दलाल मिल रहा है। आप नीचे एक चपड़ासी से लेके प्रधानमंत्री तक और एक सिपाही से लेके जज तक सबके दलाल बैठे हैं मार्केट में। वो अलग बात है कि वो दलाल आगे बिका, मतलब जो आगे अफसर है वो कितना बिका हुआ है या नहीं बिका हुआ है, ये बात की चीज़ है, लेकिन मार्केट में आपको ख़रीदार और दलाल सब मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कब आप फंसेंगे और किस तरह से फंसेंगे इसका अंदाज़ा लगा लेना, लेकिन जब फंसेंगे तो हम ये बता दें भी बचने का रास्ता नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बचने के लिए बहाना मारेंगे तो कहाँ जाएंगे, मार नहीं सकते, क्योंकि इतना पैसे का हिसाब किताब एडम ब्लॉक कहाँ से दिखाएगा। उनके अपने पास तो पैसे का सोर्स ही नहीं है, तो कैसे दिखाएगा? वो सारा पैसा आपके खाते डाल देगा। भी आप लोगों ने वो पैसा दिया, किसको दिया? 45 मेंबरों को। जो एडम ब्लॉक या हनीप्रीत या जो भी बड़े लोग पिताजी के खिलाफ जा सकते हैं, तो क्या वो कल वो 45 मेंबर या ब्लॉक बंगीदास या जिला स्तर के मेंबरों के खिलाफ नहीं जाएंगे? वो जिस वजह से जिनकी उनकी पहचान है वो उन्हीं के खिलाफ जा सकते हैं, पिताजी के खिलाफ, जो पिताजी तक को मारने को उतारू हो सकते हैं। तो क्या कल को अपने आप को बचाने के लिए वो 45 मेंबर या 25 मेंबर या ब्लॉक बंगीदास या 15 मेंबरों को मारने पर उतारू नहीं होंगे? ये अलग बात है कि 15 मेंबर ब्लॉक बंगीदास और ये जो 25 मेंबर जिला स्तर के, इनमें से भी बहुत से लोग चोर हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो किसी को भी मार सकते हैं। तो ऐसे गिरे हुए आदमी का कोई भरोसा नहीं ना, किस स्टेज पे जाके कब क्या काम करे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन आपको इन सब चीज़ों से सतर्क होना पड़ेगा। और एक सवाल था, कोई बार बार बोल रहे थे, दिलावर संधू जी भी हमारा सवाल ले लेना, तो आप फटाफट अपना सवाल बताइए दिलावर जी की। हमें एक फ़ोन कॉल पे बहन जी को लाइन पे लेना है, तो 1 मिनट और उनको इंतज़ार करा रहे हैं। आप अपना सवाल क्या था वो बता दीजिए।
बाकी लोग एक बार कमेंट्स ना करें, क्योंकि ये फटाफट कमेंट्स चल जाते हैं ऊपर, पता नहीं चलता है। तो एक सवाल था, दिलावर संधू जी लिख रहे थे, कोर्ट की छुट्टियां के लिए बता रहे हैं। अच्छा, कोर्ट की छुट्टियां तो हो चुकी हैं, हाँ हो जाए, हाई कोर्ट की छुट्टियां हो गई हैं। अब आगे कोर्ट की जून में छुट्टियां रहती हैं, तो जुलाई में कोर्ट खुलेगी, लेकिन वैकेशन रोस्टर भी लगता है कोर्ट में, ऐसी बात नहीं है। तो वो सवाल मैं पढ़ लूँगा, जब आएगा तो आखिरी में हम जवाब देंगे। इतना हम बहन जी को लाइन पे ले लेते हैं। हाँ जी बहन जी। जिमें अज तुहानूं पता ही है कि अज 3 जून नूं देव जी का शहीदी दिवस है। साडी सारी टीम वालों उन्हां दे शहीदी दिहाड़े मौके उन्हां दी इक महान कुर्बानी नूं लख लख फायदा। गुरु साहब जी की अदुੱਤੀ शहादत इस गल का प्रतीक है कि सानू हमेशा सच का साथ देना चाहिए। सानू हमेशा सच लई लड़दियां जबर जुल्म अगे झुकना नहीं चाहिए ते कदे भी झूठ अगे हार नहीं मननी चाहिए। मतलब सच ते दृढ़ता नाल चलण दा जो संदेश है गुरु साहब का, वो सानू जरूर अपनाना चाहिए। कल प्यारी साहब संगत जी एक फेस वर्सेस वर्ड्स दे पेज पे असी एक पोस्ट शेयर की थी, पाई थी पोस्ट, शायद तुसीं सारा ने पढ़ी होवे। ते उस पोस्ट दे नाल एक पंजाब दे साबका डीएसपी दी इंटरव्यू का लिंक भी शेयर किया सी, शायद तुसीं वो भी सुनिया होवे। उस इंटरव्यू में डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों है लुधियाना तो वो की कह रहे हैं, वो बहुत ध्यान नाल सुनने वाली गल है। वो कह रहे हैं ना कि पंजाब 1997-98 तो गैंगस्टर का जन्म हुआ तो 2007 तो बाद 17 तक नशा माफिया ते गैंगस्टर कल्चर है जिहड़ा बहुत वधिया फुलिया। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ मतलब ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, पर अज उन्हां गल्लां दे नतीजे सारी दुनिया के सामने। जदों ओ कुछ राजनीतिक लीडर ते नशा माफिया पंजाब दी जवानी नूं गलत राह ते पा के उन्हां नूं भटका रहा सी, पंजाब दा नुकसान कर रहा सी, जां घरां दे घर उस तो बाद 2007 तो बाद आपां देखिया किवें बर्बाद होए। उस समय ही 1998 दे विच एक सच्चा संत जो सिर्फ एक संत ही नहीं एक समाज सुधारक भी सी, वो भी पंजाब विच आया। ओदी बहुत वड्डी सत्संग पंजाब दे सवापुरे डेरे च लगी। उत्थे लखां की गिनती दे विच पंजाब दे आम लोग पहुंचे ते उस सच्चे संत तो नाम शब्द लैके अपनियां सारिया बुराइयां छड्ड के एक चंगे नेक इंसान बन गए। एक पासे और संत जो एक समाज सुधारक के तौर पे अगे आया, वो लोकां दे नशे छुड़वा के खास करके नौजवानों दे ते लोकां दे घर स्वर्ग बना रहा सी। पर जदों उन्हां लीडरां दी सोच दे उल्ट इस संत ने अपना काम शुरू किया तो उन्होंने सारे ने मिलकर मीटिंग शुरू कर दी। उन्होंने मीटिंगों में उस समय की डेरे के खास प्रबंधक भी बुलाए जाते। उस तो बाद शुरू होया एक सच्चे संत के खिलाफ साजिशों का दौर। एक सच्चे संत के खिलाफ सारी साजिशों जो मुद्द है पंजाब में जो मुद्द बजा, जिवें वो कह रहे हैं डीएसपी साहब के 1997-98 दे विच जिहड़ी गैंगस्टर की स्थापना हुई ते फिर 97-98 तो ही
ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਖੀਰ 2002 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ PM ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ CBI ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 2007 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜੋ 2-2 ਜਾਂ 4-4 ਬੋਤਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 2007 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇਖੀਏ ਜੋ 1998 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਜੋ DSP ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੱਚ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। 133 ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਤੇ 2017 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਾਹੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੋਮ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਬੋਮਬਰ ਬਣ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਉਹ ਲੜਕੀ। MAG1 ਫਿਲਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਆਪੇ ਆਪ ਮਾਨੁਸ਼ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾਹੀ ਹੱਥ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਤੋਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜੋ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇਗਾ,
ਉਹ कम से कम संतां दी निंदा ना करे। उन्होंने तो बिल्कुल अपनी बाणी दे विच क्लीयर कट लिखा है कि संत शरण जो जन पर है सो जन उधर अनहार, संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार। भी संतां दी शरण दे विच जो प्राणी जाऊगा ओदा ही उधार होगा। संतां दी निंदा करने वाले तो बार बार जन्म मरण दे विच आउणगे। इत्थे ही नहीं, उन्होंने अगे भी लिखा कि संत के दोखी की जड़ किश नाही, आपन बीजे आपे खाए। संत के दोखी को अवर न राखन हार, नानक संत भावे ता लाए उभार। भाव संत दे दोखी दी कोई जड़ नहीं हुंदी, वो अपने बीजे नूं आपे ही खांदा है। संत दे दोखी नूं होर कोई नहीं रख सकदा, पर जे संत चाहे तो उसनूं तार लवेगा। संत के हते को रखे ना कोई, संत के दुखन थान प्रस्त होए। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी करे। भाव संतां दे मारे होए नूं कोई रख नहीं सकदा। संतां नूं दोष लाउण नाल स्थान भी प्रस्त हो जांदा है, पर जे संत कृपालू कृपा कर देवे तां संत दे नाल रल के निंदक भी सुख पाउंदा है। साडी गुरबाणी सानू बहुत कुछ सिखाउंदी है, पर असीं इन्हां झूठे राजनीतिक लीडरां दे पिछे लग के जां इस झूठे मीडिया दे पिछे लग के जां कुछ स्वार्थी गुरु दे गदारां दे पिछे लग के जो गद्दियां चाहुंदे सी, उन्हां लोकां दे पिछे लग के साडी पंजाब दे लोकां ने बहुत एक सच्चे संत की निंदा की है। जो अज पंजाब का हाल दुनिया देख रही है, इस तरह लगता कि शायद जो पंजाब की धरती से एक सच्चे संत की इन्नी निंदा हुई है, वो उसे का ही नतीजा है। इस करके सानू सारिਆਂ ਨੂੰ जिन्ने भी पंजाब के बुद्धिजीवी लोग है, विद्वान लोग है, अच्छे पत्रकार लोग है, चाहे किसी भी धर्म के है, किसी भी मजहब के है, अपने पंजाब नूं बचाउण वास्ते इन्हां राजनीतिक लीडरां दीयां चालां तो पंजाब दे लोकां नूं बचाउण वास्ते, पंजाब दी जवानी नूं बचाउण वास्ते सारिਆਂ नूं सच समझना पवेगा। झूठ नूं बेनकाब करना होवेगा, सही नूं सही कहना होवेगा ते गलत नूं गलत कहना होवेगा। ਅਸੀਂ ਇਹ नहीं है कि जे ਅਸੀਂ एक धारणा बना ली किसी एक सच्चे संत के प्रति कि वो गलत है, तो ਅਸੀਂ वो धारणा तोड़नी नहीं है। अज जो हालात दुनिया के सामने खड़े है, खास करके साडे पंजाब के सामने खड़े है, तो ਅਸੀਂ एक सच्चे संत के सच्चे प्रेमी होने के नाते एक एक गल सच बोल रहे हैं, क्योंकि साडे ही गुरु पिता जी ने सानू वचन किते हुए है कि पल्ले होवे सच तां कोठे चढ़ के नच। साडी टीम तां कोठे चढ़ के इन्ना नची है कि घट्टो घट 16-17 MLA नूं असीं मैमोरेंडम तक भी दे दे कि आ लोग आ जो पंजाब दे हालात आने वाले समय दे विच खराब कर सकदे, तो इस जगह ते बैठे हैं। पंजाब सरकार नूं मुख्यमंत्री साहब जी नूं ओ जिहड़े साडे मैमोरेंडम असीं भेजे, असीं आपदियां जानां दी परवाह नहीं कीती, सिर्फ ते सिर्फ अपने रंगले पंजाब नूं बचाउण वास्ते असीं जदों ही मान सरकार बनी, नवीं सरकार बनी, क्योंकि पुराणियां सरकारां ने उन्हां नूं पैदा कीता होया है। सरकारां उन्होंने शरणा से उम्मीद संगत इंसाफ दिता जाए, तो असली दोषी किया जाए जो अज भी डेरे की अच्छा है, जो अज भी साडी साध संगत तो करोड़ा नहीं अरबां रुपया लुट रहे हैं हर रोज पंजाब के किसी मैरिज पैलेस दे विच, किसी धर्मशाला दे विच किते ना किते बैठ के अज भी वो गुप्त मीटिंगां कर रहे हैं। अज भी पैसों दियां बोलियां लग रही हैं, बेशक वो बोलियां हुण शाही परिवार के नाते लग रही हैं। शाही परिवार का जो बाहर जाण दा उन्हां दा प्रोग्राम, उन्हां दी जो कोठियां असीं वो खरीदणीआं ताकि कोई मनमुख ना खरीद सके। पहला एक सच्चे संत के वकीलों के नां ते पैसा इकट्ठा किया गया,
ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ हर रोज ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ, MLA ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾइंड ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, पर अजे तक लगता नहीं है कि कोई कार्रवाई हुई है। कल नूं जे हालात होर ज्यादा बिगड़ते हैं, फिर कहावत होंदी है ना भी फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग खेत। इहो जिहे साजिशकर्ता, इहो जिहे साजिशकारी लोग जिन्हां ने अपने ही गुरु नूं, जिन्हां ने अपने ही एक सच्चे संत नूं झूठे दोष ला के लीडर ना मिल के जेल विच भेज दिता। इन्ना ही नहीं, पिछले 5 सालों तो उन्हां दी ना कोई आवाज तक बाहर आ रही है ते ना कोई उन्हां दी फोटो कोई बाहर आ रही है। ऐसा केड़ा जुल्म कर लिया उन्होंने कि उन्हां दी एक आवाज तक बाहर नहीं आ रही। ते दूसरे पासे उन्हां हर रोज मीडिया दे विच सुन रहे हैं कि इन्ने मोबाइल फोन जिहड़े आ ओह पकड़े गए जेलों के अंदरों, किवें जेलों के अंदर बैठे वड्डे वड्डे अपराधी है जिहड़े वो बात सोशल मीडिया ते अपने फेसबुक पेज चला रहे हैं। साडे ही देश दे विच दोहरा मापदंड किवें चल रहा, अपराधियों नूं जेलों दे विच रह के भी हर तरह की शह मिल रही है। एक सच्चा संत जे इस समाज नूं एक जां अपने शिष्यां नूं जां अपने प्रेमियां नूं एक कोई सुनेहा देना चाहुंदा तां ओहदी आवाज है जिहड़ी पिछले 5 साल तो बिल्कुल बंद कर दित्ती। सारे लोगों नूं खास करके साडी डेरा सच्चा सौदा दी साध संगत नूं बहुत वड्डी जिम्मेवारी बनदी है। साडी साध संगत दी गुरु पिता जी दे उन्हां वचनां नूं, उन्हां शब्दां नूं याद करो जिथे गुरु पिता जी भारत दा झंडा चुक के एक गीत गा रहे, जिएंगे मरेंगे देश के लिए। जेडे साडे डेरे दे अंदर साजिश करता बैठे है ना, जिन्हां ने साडे गुरु पिता नूं तां जेल भेजा ही भेजा, उन्हां दे उत्थे तां उन्हां नूं मानसिक तौर ते और सरीरक तौर ते तसीहे दिते जा रहे हैं। ते नाल दी नाल ये लोग साडे देश दे भी बहुत वड्डे दुश्मन है, क्योंकि उस सच्चे संत ने अपनी पहली फिल्म जिस विच उन्हां ने यह कहा कि यह साडे जीवन की सच्ची घटना ते 200% सच्ची फिल्म है। उस फिल्म दे विच उन्होंने अपनी रूहानी पावर नाल जो कुछ उन्होंने दिखा वो सारा कुछ उन्होंने उस फिल्म दे विच दिखाया, सारी दुनिया नूं दिखाया। कोई मर्जी वो फिल्म देखे, क्लीयर कट। बेशक जेडे होर अपराधी उस टाइम अपराध कर रहे थे, बेशक उन्हां ते अटैक कर रहे थे, मारन की कोशिश कर रहे, उन्होंने सीधा संगत ने नहीं दस्या कुछ भी, क्योंकि संत सीधा कदे किसी का पर्दा नहीं चुकते। पर उन्होंने फिल्म दे विच एक एक गल क्लीयर की है। उन्होंने बिल्कुल यह गल क्लीयर कट दिखाई है। फिल्म दे विच एक लड़की है जो उन्हां दी बेटी बन के आउंदी है, जो बहुत लाडली है, जो बहुत जिद्दी भी है, छोटी छोटी जिद करती है। तो एक दिन उसकी जिद एडी वड्डी हो जाती है कि वह आपके बाप नूं फराउणा चाहती है। वो लड़की कोई आम नहीं, वो इंटरनेशनल ड्रग माफिया नाल मिली हुई है, और इंटरनेशनल एजेंसियां नाल मिली हुई है। वो सिर्फ डेरा सच्चा सौदा दे मुखी या सच्चे संत नूं खत्म नहीं करना चाहती, इसका मतलब वो देश की बर्बादी करना चाहती है। साडे देश दीयां एजेंसियां कर की रही हैं। फिल्म में एक सच्चे संत ने बिल्कुल क्लीयर कट दिखाता, वो लड़की सुसाइड बॉम्बर बन के आती है, अति आधुनिक जैकेट पहन के आती है, एक खड़ी होकर कहती है कि आई एम टेररिस्ट, मैं आतंकवादी हूं। इसके उपर एक सच्चा संत समाज नूं होर की सच दसे। फिर साडियां एजेंसियां दा फर्ज नहीं बनता कि उस मुस्कान, उस लड़की नूं, उस इंटरनेशनल एजेंसियां ते इंटरनेशनल ड्रग माफी ने डेरे दे अंदर फिट कीते उस लड़की नूं पकड़े। किसी का फर्ज नहीं बनता कि साध संगत का फर्ज नहीं बनता कि आपके जिम्मेवारों नूं पुछे कि लड़की कौन है जो साडे गुरु नूं बर्बाद करना चाहती थी। वो कौन है जो लाडली है, जो छोटी छोटी जिद करती है। वो कोई आम नहीं हो सकती, वो कोई खास है।
बेटे दे अंदर बैठी है। 5 साल हो गए साडी साध संगत मूंह दे विच घुंगणियां लैके बैठी है, गुप्त मीटिंगां करके अज भी लाखां रुपया लटा रही है। कल नूं तुहाडे इसे ही पैसे नाल जे इंटरनेशनल एजेंसियां कोले पैसा जांदा होया, उत्थों साडे देश दा कोई नुकसान होया तां फिर इह देश धरों दे परचे किहदे ते दर्ज होणगे? कदे साध संगत ने सोचा जो अज अंदर बैठ के मीटिंगां कर करके इन्हां बोलियां ला ला के पैसे दे रही है कि 45 मैंबरां ने यूथ प्रधान ने गुरचरण कौर ने फिरदियां जड़ियां पीए ते की 15 मैंबर ने 25 मैंबर ने 45 मैंबर ने बलाक भंगीदासा ने कदे सोचे कि जो इंटरनेशनल ड्रग माफिया ते इंटरनेशनल एजेंसियां का उस लड़की नाल संबंध दिखाया गया ते जो पैसा उधर बाहर जाता होया ते उस तो बाद उस पैसे के बदले भारत दे विच हथियार आउंदे होए तां फिर कहानी जाऊगी किधर नहीं? कदे साध संगत ने सोचा? ये गल्लां सोचन विचारन दी ने, ये मखौल नहीं है गल्लां, ये मजाक नहीं है। आने वाले टाइम दे विच इन्हां दीयां परतां खुलणगीਆਂ। सिद्धू मूसेवाला जो एक नौजवान बच्चा जिहदा इन्नी बुरी तरह मर्डर होया, और जो कुछ भी सी, पर उसकी मौत दे नाल बहुत कुछ आने वाले समय दे विच बहुत सारियां परतां खुलणगीਆਂ। राजनीतिक लीडरां दे चेहरे भी नंगे होणगे ते जिहड़े इह आतंकवादी संगठन डेरियां दे अंदर छान लई बैठे है ना, इन्हां दे चेहरे भी आने वाले टाइम दे विच नंगे होणगे। सच बोलना सीखो साध संगत जी, एक सच्चे सतगुर दे बच्चे हो तो सच बोलना सीखो, सच नाल खड़ना सीखो, सच ते चलना सीखो। बुराई दा साथ छड्डो, बुराई दा साथ छड्डोगे तां ही कोई समाज दा भला कर पाओगे। आपदे गुरु दा वचन पकड़ लो कि जिएंगे मरेंगे देश के लिए। क्यों गुरु पिताजी ये गीत जेड़ा बना के गए? ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। अगर तुसीं अपने गुरु नूं सच्चा प्रेम करदे हैं, सच्चा प्रेमी जो भी ये कहता है कि मैं अपने गुरु नूं सच्चा प्रेम करदा तो कसम खावे कि मैं अज तो बाद बुराई दा जिहड़ा साथ नहीं करूंगा, मैं सच दे नाल खड़ूंगा, चाहे कोई भी होवे, चाहे गुरु का परिवार क्यों ना हो। अगर वो मैं कहनी -% भी कुछ ओदे अंदर अंश है गुरु प्रेम का भी, हाँ मैं गुरु प्रेमी हाँ, तो सच दे नाल खड़े। जेड़े साडे देश दे दुश्मन है, साडे गुरु दे गदार है, उन्हां नूं लोकां दे सामने, दुनिया दे सामने, सरकारां दे सामने नंगा करो, उन्हां दीयां असलियतां दसो। किवें साध संगत तो 2017 तो बाद ही अरबां रुपया इकट्ठा होया, वो सारा सरकारां नूं दसो, लिख के दिओ, ये तुहानूं दसना पऊगा, नहीं तो इस अपराध दी सजा एक दिन ये तुहाडे ते सुट देणगे। जिवें पंचकूला कांड दे विच आप ये सारे बच गए, ये सारा दा सारा जिन्ने परचे दर्ज होए जां जिन्ना नुकसान होया वो साध संगत दा होया। तो अज ये जेडे CCTV कैमरे उन्हां तारा पट दिंदे है, जिथे वो गुप्त मीटिंगां हुंदियां, जिथे ये लाखां रुपया इकट्ठा हुंदा है, मोबाइल फोन धक्के नाल संगत तो खोए जांदे ताकि कोई वीडियो ना बना ले। पर एक गल याद रखना, बेशक तुहाडे कैमरे या तुहाडे मोबाइल है जेडे वो खो ले जांदे, पर इन्हां दा कोई कैमरा जरूर साध संगत ते चलदा होऊगा, जो सबूत के तौर पर रखेंगे भी इन्हां लोगों ने पैसे दिते है। फोटो सिर्फ तुहाडी फोटो दिखाउणगे कि इन्हां लोगों ने इस ब्लॉक दे विच, इस पैलेस दे विच जां इस धर्मशाला दे विच इन्ना पैसा इस बंदे नूं दिता। उत्थे अपना नां नहीं लैके आउणगे, उत्थे फिर किसी वड्डे आतंकवादी जां गैंगस्टर दा नां ही आऊगा आउण वाले टाइम दे विच। इकट्ठा करके इन्हां लोगों ने पैसा इन्हां नूं दिता, आप विचों निकलणगे। अज भी समय, हुण भी समय, सारी साध संगत समझो, सच्चाई नूं समझो, जो ये चालां चल रहे हैं उन्हां तो बचो। ते खास करके पंजाब दे लोकां नूं भी सारिआं नूं साडी तां हत्थ जोड़ के बेनती है, ये ना सोचा कि नफरत करो कि ये सच्चे सौदे दे प्रेमी है। जो भी अज पंजाब लई सच बोल रहा है,
ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਝੂਠ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आस्था। जी कुछ लोगों को शायद थोड़ा बहुत पंजाबी में समझने में समस्या हुई हो तो उनको बता दें कि सरल भाषा में या पुलिस की भाषा में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाता है। भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब कई लोग मिलकर एक ही अपराध को कर रहे हों तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो ये पंजाबी भाषा में बहन जी ये बता रहे थे कि 2007 से 17 तक और अब आगे जिस तरह की गतिविधि एडम ब्लॉक कर रहा है ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ बढ़ रहा है। और कल को जो पैसा आपसे ले रहे हैं हो सकता है आपके मोबाइल छीन लेते हैं या वो बंद करा देते हैं, भी वीडियो ना बने, CCTV बंद करा देते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो अपना ही मोबाइल का कोई कैमरा चला के रखते हों और कल को ये साबित कर दें भी किस भी व्यक्ति ने कितना पैसा दिया और फिर वही व्यक्ति कल को देशद्रोह जैसे मुकदमे झेलता फिरे और बाद में सफाई दे कि मैंने तो पैसा नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं इस तरह से। और एक सवाल था कि CBI के अंदर जो 2 लड़कियों ने गवाही दी है और उस गवाही देने वाली लड़कियों के खिलाफ़ क्या मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। तो खैर सुझाव बढ़िया है और इम्प्लीमेंट कोशिश करके देख लेते हैं। अगर ये भी है तो हम कोशिश करेंगे। और इसमें क्योंकि वो 2 लड़कियों का ना तो किसी को एड्रेस मालूम है और कहाँ है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं पता करवाने की। अगर ऐसा संभव हुआ तो ये काम ज़रूर किया जाएगा। दिलावर जी ने सुझाव दिया है तो जो लोग चाहते हैं कि उन 2 लड़कियों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें हम कानूनी तौर पे, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने के लिए हम आगे आ सकते हैं। तो आप चाहें तो हम इसकी ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो छुट्टियां हैं कोर्ट की तो प्लान कर सकते हैं। और कोई जानकारी आपको जैसे भी मिलेगी वो बताते चलेंगे, लेकिन जब तक जानकारी जितनी भी आ रही हैं और मौजूदा हालात देखते हुए आप सतर्क रहिए। जहां इतनी बड़ी मात्रा में पैसा है वहां अपराध ज़रूर है और जहां अपराध है वहां कहां कब कहां किस स्तर का अपराध आ जाए। अगर एक सिंगर को मारने के लिए कोई रशिया से हथियार ला सकता है तो इतना बड़ा रिस्क उठा सकता है। और सोचिए जो इतना बड़ा सिंडिकेट चला रहे हैं एडम ब्लॉक वाले, ये किस हद तक जाते होंगे। तो अंदाज़ा आप लगा लीजिए भी पिताजी को मारने के लिए ये किस हद तक चले जा सकते हैं। तो ये वो तो रशिया तक ही गए हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो खैर हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रार्थना, साथ संगत की प्रार्थना हजूर पिताजी के चरणों में पहुँचे और सच्चाई जल्दी सामने आए। और इस उम्मीद के साथ हजूर पिताजी के चरणों में आप नारा लगा दें, हम भी नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और एक और चीज़ आपको बता दें कि एक कहावत है भी दुश्मन मरिए तां भी हासा ना करिए, यार आपा भी एक दिन तुर जाना। मरने वाले व्यक्ति की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति मर चुका हो निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उसका हिसाब किताब ऊपर चल रहा है और नीचे जब आप उसकी निंदा करते हैं तो थोड़ा बहुत आपके खाते में भी जुड़ जाएगा। अगर भगवान बैठा है भी, चलो थोड़ा बहुत नीचे बैठा है बंदा, वो जुड़ जाएगा। तो खैर बच के रहना चाहिए। इजाज़त दीजिए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।